प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। दूसरा खंड लीगल फ्रेमवर्क से संबंधित है, कानूनी ढांचे से संबंधित है, तो इसके विषय में हम प्रकाश डाल रहे थे। इस व्याख्यान में जिस बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे वह है मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इससे पहले कि हम विषय में प्रवेश करें, संक्षेप में हम ये समझ लें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मुख्य रूप से जैसा कि हम पाते हैं, वर्तमान जो युग है वह कंज्यूमरिस्टिक एरा के रूप में जाना गया, जिसमें कि कई तरह के मार्केटियर्स, उत्पाद बनाने वाले और बाजार में तमाम तरह के विकल्प उन ग्राहकों के पास उपलब्ध थे। तो इस आपाधापी में बहुधा यह पाया गया कि जो सभी उत्पाद है, जो सभी सेवाएं हैं, वे सारी की सारी अप टू द मार्क नहीं है और कुछ स्थितियों में ऐसा भी पाया गया कि उसमें ग्राहकों का या उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी रूप में यदि हम व्यवसायी भी है, छात्र भी है या किसी भी रोल में है, हम उससे भी पहले एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर होने के नाते हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए और उन अधिकारों का यदि हनन होता है तो उस हनन के एवज में हमें कुछ अधिकार होने चाहिए जिससे कि हम कोर्ट में जाकर अपनी बात को कह सके और हमें उससे निजात मिल सके। तो इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक महत्वपूर्ण कानून के अधिनियम को समझने के लिए, जिसको हम कहते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, फिर हम उपभोक्ता के अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे। इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत क्या रिड्रेशल सिस्टम है, उस पर चर्चा करेंगे। तदुपरांत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स जो इस एक्ट में समय समय पर हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक कैंपेन जिसको हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में देखा होगा, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता रहता है, जिसको हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान है ग्राहकों को अवेयर करने का, उनको सूचित करने का, उनको शिक्षित करने का, जिससे कि वे अपने अधिकारों को जाने, समझे और उसका उपयोग करे, जिससे कि कोई भी उनका शोषण न करने पाए। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस एक्ट को कहा जाता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यद्यपि यह एक्ट बहुत पुराना है। वर्ष 1986 में सर्वप्रथम भारत सरकार ने देश में इस एक्ट को लागू किया था। यद्यपि कालांतर में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बाद, जिसमें कि आईटी का आना और सेवा क्षेत्र का तेजी से बढ़ना, ऐसी कुछ घटनाएं थी जिसके बाद इस एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई और उसको रिपील करके वर्ष 2019 में एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेजिस्लेशन के द्वारा लाया गया। तो इसमें ये जो एक्ट है, ये कंज्यूमर को एक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि वह अपने जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा कर सके और साथ ही साथ कुछ अथॉरिटीज को इसमें स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, उनकी डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हो सके और इस तरह के जितने भी चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 2019 में सरकार के द्वारा लाया गया। तो ये जो एक्ट है इसको गजेट किया गया 9 अगस्त 2019 में और ये जो था इसके तहत कंज्यूमर काउंसिल्स की स्थापना हुई, अथॉरिटीज की स्थापना हुई, जिससे कि कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। और इसको कहा जाता है कि यह एक मैग्ना कार्टा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की फील्ड में, जिससे कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस अगर कंज्यूमर के साथ कोई व्यवसाय करता है तो उसके तहत वह इसमें कार्यवाही करने की मांग कर सकता है। अब इस कानून का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं, जो बेयर एक्ट है उसमें कुल 8 अध्याय है, 8 चैप्टर है।
पहला अध्याय प्रिलिमिनरी सेक्शन पर आधारित है। दूसरा बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है और कितने स्तरों पर ये ऑपरेट करती है। ठीक इसी तरह से वर्ष 2019 में एक विशिष्ट प्रावधान में जो जोड़ा गया, जिसको कि अध्याय 3 में स्थान दिया गया, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये वर्ष 1986 में जो कानून था उसमें इस पर विशेष बल नहीं था, बट इस कानून में इस पर विशेष बल दिया गया। ठीक इसी तरह से जो चौथा अध्याय है वह बात करता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की और उसके कार्यों की, उसमें किस तरह से नियुक्तियां होगी, किस तरह से वह कार्य करेगी। ठीक इसी तरह से मीडिएशन की बात करता है अध्याय 5। अध्याय 6 बात करता है प्रोडक्ट लायबिलिटी की, और 7वां अध्याय प्रकाश डालता है ऑफेंसेस और जो पेनल्टीज है कि किस अपराध के लिए क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, और अध्याय 8 अन्य बातों पर या मिसलेनियस बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। अब सबसे पहला मूल प्रश्न ये उठता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को कैसे परिभाषित करता है, ग्राहक या उपभोक्ता को कैसे परिभाषित करता है। तो 2019 का यह कानून, यह अधिनियम दो बिंदुओं के माध्यम से कंज्यूमर को डिस्क्राइब करने का प्रयास करता है, उसको परिभाषित करने का प्रयास करता है, जिससे कि ये बात एकदम सटीक हो जाए कि एक उपभोक्ता किसको कहा जाएगा। क्योंकि परिभाषा स्पष्ट होना बिल्कुल आवश्यक है कानून की दृष्टि में। यदि परिभाषा स्पष्ट न हो तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाए और अपने आप को उपभोक्ता सिद्ध कर दे और कह दे कि मेरा शोषण हुआ है, मेरे लिए यथोचित कार्यवाही की जाए, तो कार्य कोर्ट का मुश्किल हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में इस एक्ट के तहत कंज्यूमर की एक विशिष्ट परिभाषा दी गई, जिसमें कहते हैं, यह परिभाषा कहती है पॉइंट नंबर 1 में, बायज एनी गुड। कंज्यूमर कौन है? तो वो कहता है कि buys any good for consideration, any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with approval of such person but does not include the person who obtains such good for resale or for any commercial purpose। परिभाषा थोड़ी बड़ी है, किंतु इसको सरल शब्दों में हम समझना चाहे तो हर वह व्यक्ति उपभोक्ता है जो किसी भी वस्तु को, गुड्स को एक उसके बदले कंसिडरेशन देकर उसकी कीमत चुकाकर खरीदता है, जिसका कि पेमेंट किस प्रकार होगा उस पर भी बात करता है कि ये या तो पूरा पेमेंट कर दे या आंशिक भुगतान करे या कोई डेफर्ड पेमेंट वाला सिस्टम हो, जिसको हम ईएमआई सिस्टम आज की डेट में कहते हैं। तो ईएमआई बेस्ड पेमेंट्स को भी ये कवर करता है कि अगर आपने कोई वस्तु ईएमआई पर खरीदी है तो आपने पेमेंट हो सकता है बहुत थोड़ा सा किया हो, लेकिन फिर भी आप उपभोक्ता होने का अधिकार रखते हैं इस बिंदु 1 की परिभाषा के अनुसार। और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको रीसेलर नहीं होना चाहिए। आप जो भी खरीद रहे हैं वह अपने उपभोग या अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हो। यदि आप इसे रीसेल के लिए खरीद रहे हैं तो आपको उपभोक्ता की श्रेणी में इस एक्ट के तहत नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के लिए कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, खरीदता तो वह भी है, पार्ट पेमेंट फुल पेमेंट वह भी करता है, तो परिभाषा में वह सम्मिलित हो सकता है। लेकिन जो अंतिम लाइन है वह बताती है कि ऐसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है जो कि रीसेल के लिए गुड्स को खरीदते हैं, जो कि वस्तुओं का क्रय इसलिए खरीदते हैं कि उसका कोई कॉमर्शियल पर्पस है या उनको फिर से किसी को बेचना है। ठीक इसी तरह से दूसरा बिंदु कहता है, दूसरा बिंदु प्रकाश डालता है सर्विसेज के ऊपर, सेवाओं के ऊपर, क्योंकि वर्तमान में हम एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ती हुई सेवाओं के उपयोग और उपभोग को देखते हुए नीति निर्माता है उनको लगा कि इसे भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। केवल टेंजिबल गुड्स के ग्राहक नहीं है, बल्कि सेवाओं को प्राप्त करने वाले भी ग्राहक की श्रेणी में है।
तो इसमें कहते हैं कि हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ठीक उसी तरह से डिस्क्राइब करता है। और बाद में इस बात को फिर से ये प्रकाश डालता है कि किसी भी सर्विस का प्रयोग कमर्शियल पर्पस से ना हो, जो कि अवेल की गई है कंज्यूमर के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को कंज्यूमर या उपभोक्ता कह सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु की जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो राइट्स है सेंट्रल काउंसिल के, जो कि प्रमोट करना चाहती है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है। कंज्यूमर को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। इस नाते 6 महत्वपूर्ण अधिकार उपभोक्ताओं को यह कानून देता है। सबसे पहला कानून है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट व्हाट? तो ये बात करता है कि राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसे वस्तुओं और सेवाओं जो कि सेवाएं जो कि जीवन के लिए घातक हो सकती है, उनसे रक्षण का अधिकार यह कानून उपभोक्ताओं को देता है। ठीक इसी तरह से दूसरा राइट है, वह कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अर्थात उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार है। किन बातों की सूचना? मुख्य रूप से क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता, परिमाण या मात्रा क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, पोटेंसी उसकी कितनी पावर है, प्योरिटी शुद्धता की बात करता है, और प्रमाणीकरण की बात करता है, और साथ ही साथ कीमत की बात करता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं तो उस पर एक लेबल लगा होता है और उस पर ये सारी सूचनाएं लिखी होती है। तो इन सारी सूचनाओं का लिखा होना मूल रूप से ये हमें उस अधिकार की प्रतिपूर्ति होते हुए दिखाता है कि हमें हर प्रोडक्ट या हर गुड के बारे में जानने का अधिकार है। ये अधिकार हमें यह कानून देता है। ठीक इसी तरह से अगला है राइट टू बी अश्योर्ड। सो यथासंभव एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, कि हमको अधिक से अधिक जो जानकारी है और अधिक से अधिक जो वैरायटी है वो मिल सके, इसका हमें अश्योरेंस होना चाहिए, और जो प्राइस हमें मिले वह कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमें सुने जाने का भी अधिकार है। यदि हमें किसी भी तरह की कोई बात हम कहना चाहते हैं तो हमारे बातों को, हमारे इंटरेस्ट को सुना जाए, समझा जाए, ये अधिकार भी हमें यह कानून देता है। ठीक इसी तरह से राइट टू सीक रिड्रेसल, तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या किसी भी तरह के शोषण या एक्सप्लॉयटेशन से अगर हमारे साथ हुआ है तो उसके रिड्रेसल का भी अधिकार हमें देता है। और साथ ही साथ जो अंतिम है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, वह है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, अर्थात एक ग्राहक के रूप में हमें अवेयर किए जाने, शिक्षित किए जाने का भी अधिकार है। और जो हमने सबसे पहले दूसरी स्लाइड में हमने जिस पर बात की थी, जागो ग्राहक जागो, एक अभियान है जो सरकार के द्वारा सतत चलाया जाता है, तो वह इसी राइट की प्रतिपूर्ति करता है, हमें सूचनाएं प्रदान करता है, सही सूचनाएं देता है, जिससे कि हम सही निर्णय ले सके उपभोक्ता के रूप में। तो इसमें कुछ अथॉरिटीज और कुछ काउंसिल्स बनाई गई है। इसमें पहली अथॉरिटी है सीसीपीए अथवा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है ये मुख्य रूप से नियमन करती है उन सारी बातों का जिसमें कि जो कंज्यूमर के राइट्स है उनका यदि वायलेशन होता है, उनको भंग किया जाता है, या किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन होते हैं, गलत विज्ञापन होते हैं, भ्रामक विज्ञापन होते हैं, तो इस तरह से जो भी गलत सूचनाएं प्रदान की जा रही है कंज्यूमर को, तो उस पर सतत नजर रखने का कार्य करता है। और साथ ही साथ अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली में है, और इसके कानून के अनुसार इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेस देश के अन्य भागों में भी हो सकते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया हो। ठीक इसी तरह से इसके पावर्स की बात करें, शक्तियों की बात करें, तो इसके पास साथ ही साथ रेमेडियल एक्शन लेने की पावर है, इसके पास पेनल्टी इंपोज करने की पावर है अगर किसी भी तरह का कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी निकालती है या कंज्यूमर राइट का हनन, किसी भी अधिकार का हनन करती हुई पाई जाती है, या कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लिप्त पाई जाती है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो मूल रूप से जो सीसीपीए है वो मिनिस्ट्रीज और जो विभाग है
मिनिस्ट्री के तहत। साथ ही साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो काउंसिल्स है उनको एक तरह से परामर्शदात्री का भी कार्य करती है। ठीक इसी तरह से सेफ्टी नोटिसेस भी समय समय पर जारी करती है उपभोक्ताओं के लिए। ठीक इसी तरह से ये रिसर्च, शोध और सूचनाओं का भी कार्य करती है। ठीक इसी तरह से ये रिव्यू ऑफ सेफगार्ड्स जो कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं उनका रिव्यू भी समय समय पर करती है, और साथ ही साथ एडवाइजरी रोल में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक एडवाइजरी रोल में भी इसको देखा जा सकता है। अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बिजनेसेस की देखी जाती है, तो पाते हैं कि इफ एनी डिफेक्ट इज फाउंड, कि किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट गुड्स में या सर्विस में, तो ये सेलर की जिम्मेदारी है इस एक्ट के तहत कि वो उसको दूर करने का प्रयास करे, और साथ ही साथ यदि वह समस्या पूरे बैच में है गुड्स के तो उसे भी ठीक करने का प्रयास करे और दोबारा इसको उस तरह से न करे। साथ ही साथ उसे रिप्लेस करके यदि कोई डिफेक्टिव गुड या प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्राप्त हो गया है तो उसे रिप्लेस करने का भी कार्य वो करे। अब रिड्रेसल में 3 टियर सिस्टम, ट्रिपार्टाइट सिस्टम है जिस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रकाश डालता है। तो पहले स्तर पर टियर 1 जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट फोरम को रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट कमीशन आती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मुख्य रूप से ऐसे केसेस जिनकी पिक्यूनरी वैल्यू या मौद्रिक जो कीमत है, मौद्रिक जो मेजर है वह 50 लाख रुपए तक का अगर कोई है जो कि गुड्स और सर्विसेज से संबंधित है, तो उस तरह की डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का काम डिस्ट्रिक्ट फोरम करता है। केवल 50 लाख तक का। 50 लाख से ऊपर यदि है तो उसके लिए दूसरे फोरम है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो फोरम है इसमें अलग अलग तरह के कंपोजिशन होते हैं, और जो भी अपील करना होता है यदि इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन की कोई बात है जो कि उसे स्वीकार्य नहीं है तो वह हायर कमीशन के पास जा सकता है विद इन 30 डेज। ठीक इसी तरह से टियर 2 जो है, टियर 2 लेवल पर स्टेट कमीशन है, राज्य आयोग है, जिसमें की जो पिक्यूनरी वैल्यू होती है, मौद्रिक जो मूल्य है आपकी डिस्प्यूट का, वह 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर है तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। और यद्यपि ये जो वर्ष 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत ये राशि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच थी, जिसको कि अब बढ़ाकर 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। ये हर स्टेट में होती है। इसमें प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं। साथ ही साथ ये पूरे मामले की जांच करती है, और कोई भी उपभोक्ता यदि इसकी सुनवाई से संतुष्ट नहीं है तो उसे अधिकार है हायर जो नेशनल कमीशन है उसमें अपील करने का। अब नेशनल कमीशन में जो केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स की जो वैल्यू होती है वह 2 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। तो इससे अधिक होगी, यद्यपि वर्ष 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यह वैल्यू 1 करोड़ थी। तो इस तरह से इसमें प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, और ये जो गुड्स होते हैं जिनको डिफेक्टिव पाया गया उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और अगर उनको डिफेक्टिव पाया जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट की बात होती है या फिर उसके लिए क्षतिपूर्ति देने की बात यह कमीशन करता है। इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है जो कि कंज्यूमर 3 लेवल पर यह भी कार्य करती है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और इस तरह से इनका मुख्य कार्य होता है कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करना, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना और साथ ही साथ उनको गाइडेंस देना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की अगर बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ही आता है। ठीक इसी तरह से इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो कि कंज्यूमर इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। ठीक इसी तरह से ये काउंसिल परामर्शदात्री का भी कार्य करती है। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की अगर बात करें तो हर राज्य सरकार के पास इस काउंसिल का होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से यह भी एक एडवाइजरी बॉडी होती है सरकार के लिए, और इसका कार्य होता है कि कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड अवेयरनेस और जो शिक्षा के प्रोग्राम है उस पर कार्य करे। ठीक इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तीसरे स्तर पर होती है, जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसका होना आवश्यक है, और यह भी उन्हीं कार्यों को जिला स्तर पर क्रियान्वित करती है। अब एक संक्षिप्त केस जिस पे हम बात करेंगे ये कि मुंबई ग्राहक पंचायत
वर्सेस लोहिया मशीन्स लिमिटेड या एलएमएल, जिसको हम प्रचलित नाम से जानते हैं। तो एलएमएल के खिलाफ ये याचिका दायर हुई थी, जिसमें कि 100 लोगों ने एक याचिका दायर की थी। 100 लोगों ने स्कूटर के लिए एलएमएल के पास एडवांस 500 रुपए की एडवांस राशि, अग्रिम राशि जमा की कि उन्हें एक दिए हुए समय पर स्कूटर की डिलीवरी की जाए। लेकिन बाद में पाया गया कि लोहिया मशीन्स लिमिटेड या एलएमएल अपने स्कूटर की डिलीवरी उस समय तक नहीं कर पाया, और इसके लिए मुंबई ग्राहक पंचायत ने उनके खिलाफ एक पीआईएल दायर की, जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। और उसके तहत जितने भी लोग थे उन सबको एक क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया इस एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और कुल जो कंपेंसेशन की राशि हुई वह 400 मिलियन रुपीस हुई, जिससे कि सारे कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखा गया। तो इस तरह के कई केसेस हमारे आसपास भी हो रहे हैं, और वह इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि ग्राहक जागरूक है। तो ग्राहकों का जागरूक होना नितांत आवश्यक है। कुछ अमेंडमेंट्स की बात करें तो वर्ष 2002 में 1986 के बाद कुछ विशेष अमेंडमेंट हुए, कुछ बातें इसमें जोड़ी गई। तो उदाहरण के लिए इसमें बात की गई, एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें कि कंज्यूमर के डेथ हो जाने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वह उसके प्रतिनिधि माने जाएंगे। ठीक इसी तरह से एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर बोला गया, क्योंकि सर्विस इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ठीक इसी तरह से इसमें डेफिनेशन बदली गई मैन्युफैक्चरर की, और साथ ही साथ रेगुलेशन की। ठीक इसी तरह से और भी परिवर्तन हुए, जिसमें ट्रांसफर केसेस की बात हुई, मीटिंग फ्रीक्वेंसी पे प्रकाश डाला गया, ओमिशन ऑफ कुछ सेक्शंस का ओमिशन हुआ। ठीक इसी तरह से और भी कई तरह के अमेंडमेंट है जो वर्ष 2019 में देखने को मिले, जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लाया गया। साथ ही साथ जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया, जो कि पहले 1986 वाले कानून में नहीं थे। साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में भी विशेष बात कही गई। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स में भी लागू हुआ। प्रोडक्ट लायबिलिटी पर प्रकाश डाला गया। ठीक इसी तरह से पनिशमेंट प्रोविजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ अडल्टरेटेड और स्पूरियस गुड्स के संदर्भ में काम हुआ। ठीक इसी तरह से इसमें बात जोड़ा गया कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत मीडिएशन पर भी इसमें बल दिया गया, और कंज्यूमर डिस्प्यूट और जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है उसको भी मजबूत बनाया गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि कई सारे परिवर्तन वर्ष 1986 से 2019 के कानून में हमको देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ स्लाइड है जो उसके बारे में प्रकाश डालती है। तो 1986 में नो स्पेसिफिक कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं था, जबकि वर्ष 2019 में सीसीपीए या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसके लिए एक रेगुलेटर की भूमिका में आई। कंज्यूमर कोर्ट जो सेलर का लोकेशन होती थी उसको आधार मानती थी, जबकि यहाँ पर जो कंज्यूमर की लोकेशन है उसको आधार मानती है, जो कंज्यूमर को और एम्पावर करती है। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट की लायबिलिटी सिविल कोर्ट इन एनी केस ऑफ इंजरी डैमेज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यहाँ पर जो कंपेंसेशन है कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से जो हार्म हुआ है उसके लिए प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी तरह से जो ये राशि है, ये जैसा कि वर्ष 1986 में जो राशि थी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे वो कुछ इस प्रकार थी, जबकि वर्ष 2019 में इसको रिवाइज किया गया बदलती अर्थव्यवस्था के साथ। ई कॉमर्स 1986 में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को रेगुलेट नहीं किया गया था, जबकि वर्ष 2019 में इन ट्रांजैक्शंस को भी रेगुलेट किया गया। मीडिएशन के लिए कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, जबकि यहाँ पर एक लीगल प्रोविजन है सेटलमेंट के लिए। इस तरह से हमने आज इस व्याख्यान में जो मुख्य रूप से समझने का प्रयास किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और किस प्रकार 1986 से वर्ष 2019 तक मुख्य परिवर्तन इस एक्ट में देखने को मिले, और किस प्रकार यह ग्राहकों को एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।